आज का जो फाइनली वर्क है हमारे पास उसका नाम क्या है, न्यू ईयर गिफ्ट सेंट टू दी पार्लियामेंट एंड द आर्मी। तो नॉर्मल सी कुछ कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए। देखो, सबसे पहले एक तो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि ब्रिटेन का पार्लियामेंट सिस्टम है। अब पार्लियामेंट का सिंपल मतलब क्या होता है, जैसे आज भी आप देखते हो द हाउस ऑफ द कॉमन इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड, जैसे अपना लोकसभा और राज्यसभा है, इसी तरह से उनका क्या होता है फाइनली पार्लियामेंट। तो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया ने भी अपनाया है वो भी कहीं ना कहीं ब्रिटेन से ही लिया है। एंड द आर्मी, तो एक न्यू ईयर गिफ्ट यानी एक तरह का जैसे नए साल पे गिफ्ट देते हैं बाहरले देश में, इसी तरह से जितने भी वहाँ के लोग थे उन्होंने वहाँ की गवर्नमेंट को गिफ्ट दिया। और गवर्नमेंट को गिफ्ट क्या दिया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट और आर्मी को कंट्रोल दिया। इसके लिए थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट आपका क्लियर होना चाहिए। वैसे तो वीडियो काफ़ी शॉर्ट रहेगी पर हाँ इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैकग्राउंड रीडिंग का वर्क है ये। तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए 1603 है ना, 1603 में एलिजाबेथन एज खत्म हो गया, यानी क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो गई और क्वीन एलिजाबेथ का कोई उनका कोई जो है फाइनली हियर नहीं था। तो यानी कोई लड़का वारिस नहीं था, जिस वजह से जो है अगेन जो क्राउन जो ट्रांसफर हो सके, तो इस वजह से जेकोबियन एज आया, जेम्स वन। जेकोबियन एज के बाद जो है चार्ल्स वन बैठा। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट है आपके पास चार्ल्स वन। तो पहले एलिजाबेथन एज के बाद जेकोबियन एज, फिर चार्ल्स वन। इस चार्ल्स वन की एज की वजह से कैरोलिन एज कहते थे। अब चार्ल्स वन को फाइनली, तो जेम्स वन के बाद चार्ल्स वन बैठा। देखो अब पहले तो ये ध्यान रखना है 1603 मैंने अभी बताया आपको, जब क्वीन एलिजाबेथ थी, क्वीन एलिजाबेथ की डेथ के बाद 1603 में क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो गई। इसके बाद स्कॉटिश है ना, यानी स्कॉटलैंड से जो है, क्योंकि कोई लेजिटिमेट हियर था ही नहीं, तो स्कॉटिश और जो बाकी आयरलैंड इन सारी जगह से क्राउन को लेके वो चलनी शुरू हो गई कि कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा। फिर फाइनली क्या हुआ कि जेम्स वन स्कॉटलैंड का अगेन स्कॉटिश, ठीक है। तो जो स्कॉटिश था जेम्स वन, उसने फाइनली क्राउन को कंट्रोल किया। तो जेम्स वन से कोई खुश नहीं था क्योंकि ब्रिटेन के ऊपर एक अलग जो है उसका वो आके बैठा हुआ है और वो रूल कर रहा है। इसीलिए गन पाउडर प्लॉट यानी बहुत सारी कोशिश की गई जेम्स वन को डिथ्रोन करने की, है ना, गद्दी से उतारने की। तो जेम्स वन, और इस जेम्स वन के नाम से इस एज को जैकोबियन एज कहते हैं। और जेम्स वन के इसी से इंस्पायर हुए थे कौन, विलियम शेक्सपियर, जिन्होंने मैकबेथ लिखी थी जो आपके सिलेबस में भी है। तो जेम्स वन का जो है, अब ये जो जेम्स वन के बाद जो है, जेम्स वन के बाद फाइनली जो चार्ल्स वन, दोबारा से ब्रिटेन के पास जो है वो गद्दी पहुंच गई। तो चार्ल्स वन की वजह से इस एज को जो है मैंने बोला था कैरोलाइन एज कहते हैं। तो दोबारा से एक तरह का मोनार्कियल रूल आ गया। मोना मीन्स एक है ना, आर्की मीन्स रूल, तो मोनार्कियल रूल आ गया। तो यानी फिर से दोबारा से जो है राजा राज वाला सिस्टम वो शुरू हो गया। तो ये जो मोनार्कियल रूल था, इस मोनार्कियल रूल से जो है ब्रिटेन के जितने भी बाकी जो लोग थे वो काफ़ी दुखी आ चुके थे। उन्हें चाहिए था कोई ऐसा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट या फिर आर्मी के पास कंट्रोल हो। तो फिर उन्होंने क्या करा, चार्ल्स वन को फाइनली एग्जीक्यूट करवा दिया गया। कब, 1649 में, जनवरी 1649। जनवरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर हाँ 1649 आपको ध्यान रखना है। ये सब बैकग्राउंड रीडिंग है जो आपको इस एस्से में काम आएगा, ठीक है आपके। तो 1649 में चार्ल्स वन को एग्जीक्यूट कर दिया गया, जनवरी 1649 में। और चार्ल्स वन को एग्जीक्यूट करने के बाद जो यहाँ पे फाइनली गवर्नमेंट फॉर्म करनी थी वो थी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो इंग्लैंड के लोगों ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंग्लैंड यानी कहते हैं कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट लेके आए, जहाँ पे लोगों के पास पावर थी कि वो मोनार्कियल सिस्टम से हट के, यानी राजा नहीं, अपनी तरफ से वो गवर्नमेंट, अपनी तरफ से वो लोग को किसी को हेड को चुनेंगे और वो फाइनली इंग्लैंड को मूव करवाएगा। तो कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट, तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, इन तीनों का माना जाता है, ठीक है। तो वही कहा गया कि जो आयरलैंड है, चाहे स्कॉटलैंड है, चाहे वो इंग्लैंड है, इन तीनों ने कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए जो है वो जो गिफ्ट प्रोवाइड किया, एक तरह से उन्होंने जो ब्रिटेन को गिफ्ट दिया। और वो क्या दिया कि मोनार्कियल सिस्टम से आज़ाद करवाया ब्रिटेन को। और गिफ्ट में ब्रिटेन को क्या दिया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट और द आर्मी, यानी आर्मी कंट्रोल करेगी और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिस तरह से आप देख सकते हो अभी। तो इस तरह का उन्होंने दिया। तो यही जो गवर्नमेंट आई, इसी गवर्नमेंट को कहने लगे क्रोमवेल गवर्नमेंट, ओलिवर क्रोमवेल, ठीक है। इस गवर्नमेंट का नाम जो था ओलिवर क्रोमवेल गवर्नमेंट है ना, ओलिवर क्रोमवेल ने रूल करना शुरू करा और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था ये।
तो ओलिवर क्रॉमवेल के थ्रू पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और आर्मी के कंट्रोल दिया गया, ठीक है, सब कुछ। तो यही जो ओलिवर क्रॉमवेल है, अब इसकी एज चलेगी कब से, 1649 से, चार्ल्स वन को जब एग्जीक्यूट किया गया। अब इंग्लैंड में मोनार्कियल रूल नहीं है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, किसके अंडर, ओलिवर क्रॉमवेल के अंडर। और फाइनली 1659 को क्रॉमवेल को भी एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। फिर इंग्लैंड में दोबारा से चार्ल्स वन के बाद कौन, दोबारा मोनार्कियल रूल आ जाएगा। कौन सा रूल आएगा, चार्ल्स वन की जगह अब कौन आ जाएगा, चार्ल्स सेकेंड। तो इसी को कहा जाता है रेस्टोरेशन पीरियड। रिस्टोरेशन का मतलब क्या होता है, दोबारा से इंग्लैंड ने रिस्टोर कर लिया, क्या रिस्टोर कर लिया, मोनार्कियल रूल को, इसीलिए इसे रेस्टोरेशन एज कहा जाता है। 1660 के बाद की जो राइटिंग है उन सबको आप रेस्टोरेशन राइटिंग कहते हैं। 1649 से लेके 1659 तक के ये जो 10 साल की जो है, इस पीरियड को हम क्रॉमवेल और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। और उसके बाद 1603 तक जो राइटिंग है, 1603 तक, वो शेक्सपियरियन राइटिंग और एलिजाबेथन राइटिंग भी कहते हैं। 1603 से लेके जो हमारे पास चार्ल्स वन जब है, चार्ल्स वन तक है, उसके बीच में जो टाइम पीरियड है जेम्स वन का है, उसे जैकोबियन पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम लाइन से करें तो पहले शेक्सपियरियन है ना, शेक्सपियर किसके टाइम पे था, क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पे, तो एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज के बाद उसका कोई लेजिटिमेट ईयर नहीं था, तो फिर जैकोबियन पीरियड, जैकोबियन एज। जेम्स वन की वजह से, जेम्स वन को गन पाउडर प्लॉट में कई बारी कोशिश करा मारने के लिए, फिर जेम्स वन को हटा के कौन आ गया, चार्ल्स वन आ गया। चार्ल्स वन की वजह से कैरोलाइन एज। चार्ल्स वन को एग्जीक्यूट कर दिया गया 1649 में। चार्ल्स वन की जगह पे अब कौन आ गया, यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आई, जिसके ऊपर आज हम पढ़ने वाले के एक न्यू ईयर, एक स्पेशल गिफ्ट दिया उन्होंने। क्या दिया ब्रिटेन के लोगों ने, ब्रिटेन को पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये जो है क्रॉमवेल गवर्नमेंट कहते हैं, या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, या कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट कहते हैं। ये चला 1659 तक। 59 के बाद फिर से दोबारा से चार्ल्स सेकंड आके दोबारा बैठ गया, एग्जीक्यूट करवा दिए गया इसे, क्योंकि क्रॉमवेल की गवर्नमेंट किस हद तक नाकामयाब थी वो आप इसमें ऐसे के थ्रू पढ़ लोगे। तो 1659 क्रॉमवेल गवर्नमेंट। अब क्रॉमवेल गवर्नमेंट के बाद जो चार्ल्स सेकंड आया, मैंने बोला चार्ल्स सेकंड ने इंग्लैंड को रिस्टोर करवा दिया, ये आ गया रेस्टोरेशन पीरियड, ठीक है। तो हम बेसिकली ये सब बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जो कि ऐसे में वैसे तो नहीं है, पर अगर आपको पूरा डीप में अब समझ आ गया, अब आप अच्छी तरह से इसके मीनिंग को ड्रैग कर सकते हो, समझ सकते हो इसमें क्या बता रखा है और क्या नहीं। तो यार चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं देखा है कई जगह है ना कि कितने ज़्यादा रिटर्निंग व्यूवर्स आ रहे हैं, सिर्फ ऐसे वाले हैं जो कि बिना सब्सक्राइब करे देख रहे, तो प्लीज़ कर लेना, क्योंकि आगे सारे कंटेंट आपको यहीं पे मिलेंगे। यहाँ पे देखो फाइनली द समरी एंड द एनालिसिस। तो क्योंकि हम सिंपल एक ऐसे फॉर्मेट कर रहे हैं, एक तो बैकग्राउंड रीडिंग है आपके पास, तो नॉर्मली देखो अ न्यू ईयर्स गिफ्ट फॉर द पार्लियामेंट एंड द आर्मी पब्लिश, कब पब्लिश किया गया, 1650 में, ठीक है। 1650 में, क्योंकि देखो 1649 में चार्ल्स वन को एग्जीक्यूट कर दिया गया, और 1650 में अब आ गया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट और द क्रॉमवेल गवर्नमेंट। उस समय पे ये चीज आई थी। कॉमन पीपल, आम लोगों ने जो है वो गवर्नमेंट फॉर्म किया था और मोनार्कियल सिस्टम से हटा दिया। हु फॉट फॉर द पार्लियामेंटेरियंस, जिन्होंने देखो पार्लियामेंट के लिए लड़ाई किया, पर ये पार्लियामेंट था ही नहीं, नाम का सिर्फ पार्लियामेंट था, अंदर ये मोनार्कियल रूल से भी बकवास रूल था। इसी वजह से देखा होगा कि क्रॉमवेल को फाइनली एग्जीक्यूट करवा दिया गया 1659 में, और दोबारा से इंग्लैंड को, जो इंग्लैंड के जो लोग थे उन्हें पता चला कि क्या बड़ी गलती करी उन्होंने, और फिर से चार्ल्स सेकंड को बिठा के मोनार्कियल रूल को दोबारा से उन्होंने रिस्टोर करवाया, इंग्लैंड को रिस्टोर करवाया। तो गेरार्ड विंसले ने सपोर्टेड दी पार्लियामेंट्री स्ट्रगल। देखो गेरार्ड विंसले का मानना है, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट्री स्ट्रगल के लिए कितने लोगों ने जो है किंगली पावर को हटाने के लिए, मोनार्कियल एब्सोल्यूटिज्म को हटाने के लिए कितनी मेहनत करी थी। ही अडॉप्टेड दैट सिविल वॉर वुड लीड टू द बेटर रिजाइम, उन्होंने सिविल वॉर की है, यानी आम लोग जो अपनी इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, इन सब चीज़ों को लेके लड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड सिविल वॉर। सिविल वॉर किया था इसलिए ताकि डेमोक्रेसी, लोगों के हाथ में पावर आ सके, इक्वालिटी का कंसेप्ट आ सके, इक्विटी का कंसेप्ट आ सके। But alas, he was disappointed when the new regime was established under the Cromwell rule. पर जो क्रॉमवेल रूल के अंदर जो बात आई थी उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, ना इक्वालिटी मीन्स से कोई बात चलती थी, ना डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट की कोई बात चलती थी। क्योंकि क्रॉमवेल नेवरथलेस रिमेन अ डीपली कंट्रोवर्शियल फिगर इन बोथ ब्रिटेन एंड आयरलैंड। कहते हैं ब्रिटेन और आयरलैंड में क्रॉमवेल सच में एक कंट्रोवर्शियल फिगर था, क्योंकि सबसे पहले वो मिलिट्री को पहले एक्वायर करने के लिए देता था रूल, और मिलिट्री रूल था एक तरह से, और मिलिट्री और उसके बाद पावर और ब्रूटैलिटी का रूल।
तो ब्रूटल रूल्स चल रहे थे इतने ज़्यादा, तो इसी वजह से कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट करवा दिए गए फाइनली और इंग्लैंड को रिस्टोर करवाया गया। द सोसाइटी हैड चेंज ही कुड स्टिल, देखो समाज तो बदल गया, समाज चाहता था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि सही भी है, सोसाइटी में एक तरह की चीज़ आनी भी चाहिए, एक न्यू चेंजेस, तभी सोसाइटी को लाइव सोसाइटी कहते हैं। तो आर्मी और जो पार्लियामेंट है इनको पावर दिया गया ताकि वो सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी बनाए, पर उन्होंने उल्टा कर दिया कि इकोनॉमिक और सोशल इन इक्वालिटीज आने लगी। द टाइटल ऑफ द ट्रैक्ट, ये जो टाइटल आप पढ़ रहे हो, दैट्स अबाउट द 17th सेंचुरी के न्यू ईयर गिफ्ट, यानी एक नए साल पे एक क्रिसमस के उसमें एक बेहतर गिफ्ट दिया ब्रिटेन के लोगों ने ब्रिटेन को, वो क्या था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पर एक तरह का ये फेलियर था। तो आपको सिर्फ मेनली जो मैंने बैकग्राउंड राइटिंग बताई है वो तो आपको क्लियर होना चाहिए, और उसके साथ साथ जो मेन बात है वो लिखना है आपको। नॉर्मल वैसे एक तरह का 60 से 70% हो गया, और वीडियो काफ़ी शॉर्ट रहेगी और उसमें बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। बेसिक नॉलेज इसमें अच्छी तरह से होना चाहिए आपका, फैक्ट और जो उसके रिलेटेड जो बैकग्राउंड है वो क्लियर होना चाहिए, जो कि फर्स्ट स्लाइड में ही हो चुका है। तो विंसले एड्रेसेस द पार्लियामेंट एंड द आर्मी, रिमाइंड्स ऑफ द कॉमन पीपल कोऑपरेशन। तो विंसले सिंपल इस पीस ऑफ राइटिंग से वो ये बताना चाहता है किसको, कि फाइनली पार्लियामेंट और आर्मी को, कि जिसके लिए तुम्हें रखा गया था, किंगली पावर को रिमूव करके रखा गया था, तुमने उल्टा जिस चीज के लिए लाए थे तुम, तो उससे भी बेकार चीज ले आए। ही सेज दैट पीपल केम एंड फेल्ड यू नॉट एंड द काउंटिंग नीदर पर्स नॉट द ब्लड टू डियर टू पार्ट विच विद टू इफेक्ट दिस वर्क। कहने का मतलब है जो लोग लेके आए थे वो फेल नहीं हो सकते, तुम्हें रखा जिसके लिए गया था, जिन लोगों ने अपने खून को बहाया था, इसलिए ताकि एक कॉमनवेल्थ और फ्री गवर्नमेंट मिले और किंगली पावर रिमूव हो सके। काफी उस दिन लोग जोश में थे और लग रहा था सबको कि इक्वल अपॉर्चुनिटी और फ्रीडम जैसा कंसेप्ट आएगा, पर क्या हुआ फाइनली कि उन्हें ये पता चला कि किंगली पावर तो हट गई, पर विंसले ने लिखा उसमें कि किंगली पावर इज लाइक अ great spread tree. If you lop the head off the top and the bow and let them other the branches and the roots, and it will grow again and recover the fresh strength. एक लाइन है जो कि सच में एक अच्छी लाइन है, आप ऐड भी कर सकते हो कि ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जैसे चार्ल्स वन है, चार्ल्स वन जो है वो मोनार्कियल रूल और मोनार्कियल एब्सोल्यूटिज्म जैसे कह सकते हैं, फिर बीच में क्रॉमवेल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री रूल, फिर दोबारा से क्या आ गया, चार्ल्स सेकेंड, यानी दोबारा से मोनार्कियल रूल। तो एक तरह से ये कहा गया किसके, मतलब कि गेराल्ड विल्सन ने ये कहा कि किंग का जो रूल है, जो मोनार्कियल रूल है, वो एक इस तरह से जैसे कि एक पेड़ है, पेड़ के आप ऊपर वाले उसको जो कैनोपी है और उसकी जो टहनी है, अगर उसे आप काट दोगे तो जो बाद में वो इससे भी ज़्यादा बेहतर निकल के आएगी। यानी कहने का मतलब चार्ल्स वन को बेशक एग्जीक्यूट करवा दिया गया, बीच का जो टाइम था वो इसके ग्रोइंग पीरियड का टाइम था एक, और जिस टाइम पे जो इन ब्रांचेस को काटा गया मोनार्की के, वो दोबारा से फुल फ्लेज्ड फॉर्म में आया 1660 में, जब पूरा इंग्लैंड जो है वो रिस्टोर हो गया। तो ये बात कही गई थी, जो बीच का टाइम था ऐसा नहीं था कि वो पूरा एज चला गया, नहीं, वो सिर्फ इंग्लैंड के जो लोगों ने गलती करे था उसका एहसास हो रहा था उन्हें, और यही टाइम था कि चार्ल्स वन के बाद जो चार्ल्स सेकेंड का एज था वो काफ़ी बेहतर एज था, काफ़ी रिलैक्सेशन मिला, जिस वजह से काफ़ी जो राइटिंग में आपने 1660 के बाद देखा होगा कि फ्रंट पेज पे भी, जैसे फ्रंट पेज है, इस फ्रंट पेज पे भी जो है सटायर जैसे कंसेप्ट को लिखा, सटायर का, और जो द एज ऑफ सटायर, द ये सारे एज का निकल के आना, यानी पंस चल रहे थे, बर्लेस लो लेवल ऑफ कॉमेडी, जैसे ड्राइडन के वर्क आगे थे, मैकफ्लेक्नो। इसके बाद वन ऑफ द फेमस सटायरिस्ट यानी अलेक्जेंडर पोप, द रेप ऑफ द लॉक, ऐसे से कई सारे जो वर्क थे वो किस वजह से आए, क्योंकि 1660 में जब चार्ल्स सेकंड ने इंग्लैंड को रिस्टोर करवाया, इतनी ज़्यादा लिबर्टी और इतनी ज़्यादा वो एडवांसमेंट प्रोवाइड की थी कि कोई किसी भी तरह से बेहतर किसी भी अंदाज में लिख सकता था, पूरी फ्रीडम दी गई थी, और जब फ्रीडम दी गई तो राइटर तो पक्का मूव होंगे, इसी वजह से पूरे लिटरेचर जो है वो सेट्रिकल टोन में सेट हो गया। और क्रॉमवेल टाइम पे जो राइटिंग है वो काफ़ी बहुत ही रूल रेगुलेशन के साथ लिखनी होती थी, जबकि चार्ल्स सेकंड के टाइम पे बिल्कुल फ्रीडम। ऐसा भी कहा गया था कि रोमियो जूलियट की जिनकी एंडिंग शेक्सपियर के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा अजीब की गई थी, उनको भी दोबारा से सेट किया, क्योंकि चार्ल्स सेकंड का मानना था कि कोई भी उदास ना रहे, ऐसा ना रहे, वैसा ना रहे, सब खुश रहे, इसी वजह से इतनी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड हुई कि राइटिंग का जो बल्क ऑफ राइटिंग है वो 1660s के बाद देखने को मिला। इसी ने नॉवेल के लिए बैकग्राउंड भी ऐड करा, जो कि आपको देखते द एज ऑफ रीजन बैकग्राउंड, और जो नॉवेल के लिए जो राइटिंग है वो सारी राइटिंग और द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पॉम्पलेट्स एंड द लेटर्स, वो सारे फॉर्मेट इस टाइम पे सेट हुए, एक दूसरे के ऊपर सीवियर अटैक लोग करने लग गए। ठीक है, अलेक्जेंडर पोप को जिस चीज आगे लेके आई, जिस चीज ने अलेक्जेंडर पोप को 1711, 12, 13, 14
में जो पावर प्रोवाइड करी, वो जो अगर हम ग्राउंड की बात करें तो वो जो ग्राउंड था वो चार्ल्स सेकंड का था। अगर चार्ल्स सेकंड वैसा नहीं होता और प्यूरिटन जैसा एज होता जिसमें कि काफ़ी रूल रेगुलेशन, अगर आपने कुछ सरकार के अगेंस्ट लिख दिया है, कुछ ऐसे उल्टा सीधा लिखा तो सीधा जेल वगैरह ये सब, तो लिटरेचर कभी आ ही नहीं सकता था। तो लिटरेचर को सेट करने के लिए 1660s। तो ये बता रहा हूँ मैं चार्ल्स सेकंड का एज कितना अच्छा था और क्या बड़ी गलती करी थी क्रॉमवेल गवर्नमेंट को लाके। तो वो जो आपका टाइटल है दैट इज अगेन द सैट्रिकल टाइटल, टाइटल ही सटायर है एक तरह का। उसके बाद बताया गया जो किंगली पावर को हटा के बोला गया कि वो अनराइटनेस है, इविल पर्सोनिफाइड है, जिस तरह से बताया गया। तो पार्लियामेंट को लेके आए थे ताकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो इंग्लैंड की पॉपुलेशन है वो डाउन ट्रोडन हो रखी है जो भी है, और इसकी वजह कहीं ना कहीं क्या है कि किंगली पावर पर। बाद में देखा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ने और ज़्यादा पॉपुलेशन को डाउन ट्रोडन और इम्पोवरिस्ड कर दिया, तो उन्हें लगा कि नहीं ये गलती की है, ठीक है। The Winsley sees the kingly power as a convenience in the nature and he has no illusion regarding to the legitimacy of the kingly power. तो बेसिक बेसिक बातें यहाँ पे क्या है, जैसे कि विंसले ने ये बताया कि किंगली पावर को जो है कन्वेटनेस माना जाता था, यानी काफ़ी डिज़ायर वेल्थ के लिए, यानी ठीक है कि पैसे की लोभ के लिए जो है किंगली पावर होती है, कि किंग हमेशा पावर में इसलिए चाहते हैं ताकि वो मैक्सिमम वेल्थ को जो है वो एक्यूमुलेट कर सके, इकट्ठा कर सके। तो किंगली पावर विच प्रेजेंट इटसेल्फ ईदर एज द किंग इन द फॉर्म ऑफ द कॉमनवेल्थ। पर ये जो था ये राजा ही था एक तरह का, यानी क्रॉमवेल गवर्नमेंट जो है वो नाम की पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट थी। किंग जो था वो एक तरह का, जो क्रॉमवेल है वो किंग की तरह ही रूल कर रहा था, बस नाम बदल दिया कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, क्योंकि वहां पे खुद की वो अपनी जो है मोनोपोली चलाने लग गया और एक तरह का टीनेंसी चलने लग गया, जो वो बोलता था वही करना है। तो वही इन दिस रिगार्ड जैसे क्रिस्टोफर हिल, ये देखो ये क्रिटिक्स है जिन्होंने कमेंट किया है, तो क्रिटिक्स की बातों को ऐसे नहीं लिखना कि आपको ये याद रखना पड़ेगा क्रिस्टोफर हिल ने ये कहा, ऐसा नहीं। हाँ, इनके कुछ पॉइंट्स आप देख के अपनी आंसर राइटिंग में अच्छी तरह लिख सकते हो, वहां मत लिखना क्रिस्टोफर हिल, वो ऐसे लिख देना, उन्हें लगेगा कि ठीक है कि इतनी अच्छी सोच है ना। तो ये क्रिटिक जो क्रिटिक्स है उन्होंने लिखा है, जैसे क्रिस्टोफर हिल ने क्या कहा कि इट वाज क्लियर टू द विंसले दैट मोस्ट ऑफ द रेडिकल्स दैट स्टेट एंड इट्स लीगल इंस्टीट्यूशन एग्जिस्टेड टू होल्ड द लोअर क्लासेस इन प्लेस। यानी सिंपल मतलब ये है कि विंसले को ये क्लियर हो गया था कि रेडिकल्स मीन, रेडिकल का मतलब क्या होता है, इट मीन द कंप्लीट चेंज। इंग्लैंड के लोगों ने जो रखा दैट इज अगेन द रेडिकल टेस्ट, है ना, रेडिकल टेस्ट था वो, रेडिकलिज्म कहते हैं। रेडिकलिज्म का मतलब एकदम कंप्लीट चेंज आ जाना किसी गवर्नमेंट में। जैसे आपने देखा होगा रशिया में भी एक कंप्लीट चेंज आया था जिसकी वजह से 1990 में रशिया की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, नीलाम हो गया था रशिया एक तरह से, जब रशिया ने फाइनली कम्युनिस्ट को छोड़ के कैपिटलिस्टिक आइडिया फॉलो किया था, तो माइकल गॉर्बेचोव की उसकी प्लानिंग के थ्रू। तो ऐसे इस तरह का इन सारी चीज़ों को रेडिकलिज्म कहते हैं, ये रेडिकलिज्म था। और रेडिकलिज्म सोसाइटी चाहती है कभी ना कभी, देखो रेडिकलिज्म का एक अच्छा भी मिल सकता है फेवर और एक बुरा भी मिल सकता है, और यहाँ पे देखने को मिला बुरा फेवर, क्योंकि इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी गवर्नमेंट की कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिंपल एक थी, बस हम पार्लियामेंट्री को जिस तरह से इन्होंने यहाँ पे सिनोनिम लिखा है, इट मीन द सेम मीनिंग के थ्रू ड्रैग कर रखा है। पार्लियामेंटेरियंस का मतलब द डार्क किंगली पावर, ठीक है, ये यूज कर सकते हैं। पार्लियामेंटेरियन जो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट थी वो नाम की थी, बस उसकी जगह क्या था, एक डार्क किंगली पावर कह सकते हो आप। विंसले ने फिर से बताया that Charles I created the illusion of the freedom for both the gentry and the common people. He talks about the atrocities inflicted by the monarchical absolutism. चार्ल्स वन का देखो टाइम पीरियड ने लोगों को ये बताया कि एट्रोसिटीज जो होती है और मोनार्कियल एब्सोल्यूटिज्म जो होता है वो बहुत ही बुरा होता है। चार्ल्स वन ने जिस तरह से वो लेके वो उसने रूल किया, देखो चार्ल्स वन का रूल सच में इतना अच्छा नहीं था। तो एब्सोल्यूटिज्म, मोनार्कियल का डिस्पोटिज्म, ये सब देखने को मिला कि अपनी वो चलाता था, पर उससे भी बुरा पीरियड कब आ गया, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट आई। The only thing that these common people are interested in the fruits of their labor and the plant. बस सिर्फ एक ही चीज़ है जो कि गेरार्ड विल्सन ने कहा, सिर्फ इन लोगों को क्या चाहिए, एक तरह का एक मेहनत वाली जो उन्होंने किया है वो, ठीक है। अब ये सब चीज़ क्या है, मैं बार बार कह रहा हूँ 1650 की राइटिंग है, तो बार बार एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि उस समय लोगों के लिए लिखा गया था। उस समय देखो ऐसे तो नहीं था कि मीडिया या इंटरनेट या ग्लोबल वर्ल्ड था, तो वो जो पेजेस को पढ़ के लोग देखते थे कि उन्होंने क्या सिलेक्ट किया और क्या नहीं। उस समय ये राइटिंग लिखी गई थी लोगों को बताने के लिए। और ये क्यों है सिलेबस में कि देखो विंसले ने एक तरह का प्रिकर्सिव वे ऑफ राइटिंग लिखा, 1650 में ही उसने डिजाइन दे दिया था 1660 को, कि 1650 में उसने बात कह दी थी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेके आ रही है पार्लियामेंट्री सिर्फ नाम की होगी, क्योंकि जिस चीज को हटाया, मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है, ये बोला कि किसने, गेरार्ड विल्सन ने, मैं ये नहीं कह रहा कि जो मोनार्कियल रूल सही है, पर मोनार्कियल रूल
इतना भी बुरा नहीं है जितना ज़्यादा बुरा जो है ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आएगी, जो क्रॉमवेल गवर्नमेंट आएगी। ये क्रॉमवेल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं सब कुछ की हालत जो है ख़राब कर देगी। नाम ऑफ पार्लियामेंट्री एंड द आर्मी फॉर्म है, पर बेसिकली है क्या, ये भी एक डार्क किंगली पावर का एक तरह का आप कह सकते हो रिफ्लेक्शन है। तो ये सब बातें उस समय लिखी गई थी। इन दिस कनेक्टिंग द विंसले रोट इन द लॉस ऑफ द फ्रीडम 1652, द पुअरेस्ट मैन हैथ एज ट्रू a title and just right to the land as the richest man. True freedom lies in the free enjoyment of the earth. कि असली फ्रीडम वो होती है जिसमें कि सच में तुम्हें एंजॉयमेंट का हक मिले। पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट जिसमें कि लोगों ने पावर दी थी, उसमें किसी तरह की फ्रीडम की कोई बात ही नहीं थी जब पार्लियामेंट को क्रॉमवेल गवर्नमेंट में। Now the Winsley suggests the practical ways to remedy the inequalities and the inequities in the society comes in the four claim। अब उसने बोला चार तरीके से जो है हम रेमेडी ऐड कर सकते हैं, एक सॉल्यूशन दे सकते हैं इस इनइक्वालिटी को हैंडल करने के लिए। फर्स्ट, बाय द लॉ ऑफ द लैंड एंड द परचेसेस। लैंड और परचेसेस, लॉ ऑफ लैंड एंड द परचेसेस का मतलब कि कितनी जमीन किसके पास है और कौन खरीदेगा, ठीक है। इसके थ्रू हम एक बैलेंस बना सकते हैं, जो गरीब लोग हैं उनके पास लैंड को जाने देना चाहिए ताकि एक तरह से इक्वालिटी और इक्विटी का कंसेप्ट हो सके, नहीं मेंटेन हो सके। इक्वालिटी और इक्विटी पता होगा आपको डिफरेंस क्या है। विंसले अपील्स दैट द कॉमन लैंड शुड बी अवेलेबल फॉर द यूज ऑफ द कॉमन पीपल। आम लोगों के हाथ में जमीन जानी चाहिए। तो ये कुछ क्लेम जो फोर क्लेम किए गए थे जिसके थ्रू इनइक्वालिटीज यानी गवर्नमेंट को सप्लाई किया जा रहा था, क्रॉमवेल गवर्नमेंट को, कि इस तरह से कुछ ऐसे कुछ लेके आओ अपडेशन अपने उसमें, ताकि सच में फील हो दैट दिस इज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो आपको याद रखना, जैसे फर्स्ट बाय द लॉ ऑफ लैंड एंड द लॉ ऑफ परचेज, ये पहला याद होना चाहिए। सेकंड, द कॉमन लैंड शुड बी डिवाइडेड बिटवीन द टू पार्टीज। जो कॉमन लैंड है, जो बेसिकली जो लैंड है गवर्नमेंट की लैंड है, उसको दो पार्टीज में डिवाइड कर देना चाहिए। दी पार्लियामेंट, कुछ पार्लियामेंट कंट्रोल करे और कुछ कॉमन पीपल। ही फर्दर सेज दैट द पार्लियामेंट कंसिस्टिंग ऑफ द लॉर्ड्स एंड द मेनॉर एंड द जेंट्री एंड ऑट टू हैव देयर इनक्लोजर लैंड फ्री टू देम विदाउट द मोलेस्टेशन। पार्लियामेंट्री को बोला गया जिसमें कुछ लोग आएंगे उनको भी लो, जैसे मेनॉर जो एक पर्टिकुलर एरिया में जो छोटे छोटे फीडबल लॉट्स थे उनको भी दो, एंड हैव इनक्लोज्ड द लैंड फ्री टू फॉर देम फॉर द मोलेस्टेशन एंड द कॉमन पीपल पेड द टैक्सेस द फ्री क्वार्टर और टू हैव द फ्रीडम ऑफ ऑल द वेस्ट एंड द कॉमन लैंड एंड क्राउन लैंड इक्वली अमंग देम। और इसी तरह से लोगों के पास भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दो लैंड की, ठीक है, ताकि एक तरह से क्वालिटी ऑफ इक्वालिटी मेंटेन रहे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि लॉ ऑफ लैंड एंड द परचेसेस तो कॉमन लैंड कॉमन पीपल के हाथ में दे देना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि लॉ ऑफ लैंड एंड द परचेसेस के आम लोगों के हाथ में जमीन दे देनी चाहिए कुछ, ठीक है। और उसके बाद ये बोला है कि सेकंड क्या है, सेकंड देखो, सेकंड ये है कि जो कॉमन लैंड है वो जैसे सरकारी जो जमीन कहते हैं एक तरह से, वो दो के बीच में डिवाइड कर देनी चाहिए, एक पार्लियामेंट और एक तरफ कॉमन पीपल। और कॉमन पीपल में वो एक तरह से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ या इक्विटी कंसेप्ट के थ्रू बांट देना चाहिए। The common people, थर्ड देखो, थर्ड क्या है, the common people claim in the victory against the king as they help in creating the commonwealth and casting away the kingly power। उनका भी इक्वल क्लेम है क्या, अगर उनका भी इक्वल क्लेम है, कल परसों जो कॉमन पीपल है जिन्होंने उस किंगली पावर को हटा के यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेके आए, उनका भी एक तरह से क्लेम है कि कल परसों उनको भी अगर कुछ दिक्कत हो तो उनको एक हेल्प मिलनी चाहिए। और उन्होंने ही कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को फॉर्म किया जिसका नाम क्या है, कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ का मतलब क्या है, हर इंसान के पास तकरीबन एक जैसा वेल्थ का कंसेप्ट होगा, जो गरीब हैं उनको भी वो मौका मिलेगा ताकि वो भी अपनी जो है अपनी इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक स्टेटस वो सही कर सके। इसके बाद क्या फाइनली बोला दैट ही एडवोकेट्स लॉर्ड एंड द करप्ट जजेस शुड बी स्ट्रिप्ड ऑफ एनी पावर। जो लॉर्ड है और जो करप्ट जजेस है उनको उनकी पावर से हटा देना चाहिए और उनके ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये जो लोग हैं इन्हीं के हाथ में फैसला जाएगा, फिर इक्वालिटी जैसे कंसेप्ट को मेंटेन किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि कॉमनवेल्थ लेके आ रखे हैं और इन आम लोगों ने उठाया, तो इसलिए जो लॉर्ड और जो करप्ट सेक्टर है उसको हटाना चाहिए, जजेस को। फोर्थ है ना, फोर्थ, इफ दिस फ्रीडम ऑफ यूजिंग द कॉमन विल इज डिनाइड टू द कॉमन पीपल दैट मींस द पार्लियामेंट विल आल्सो डिनाई द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड द फ्रीडम ऑन व्हिच द कॉमनवेल्थ इज बिल्ट। अगर ये सब फोर्थ में से बोला, अगर ये सब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लोगों को नहीं दे पा रही इस तरह के, ताकि कंसेप्ट ऑफ द इक्विटी, देखो इक्वालिटी का मतलब, इक्वालिटी और इक्विटी में दोनों में फर्क होता है, यहाँ इक्वालिटी मत लिख देना। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, 100 रुपए, जैसे एक के पास 10 रुपए, एक के पास 20 रुपए, एक के पास 30 रुपए और एक के पास 40 रुपए और एक के पास 100 रुपए है। इक्वालिटी में आपने सभी को 100 रुपए दे दिए, तो इस पे 110, 120, 130, इस पे 200 हो गए, बात तो वही रहेगी, है ना, बात तो वही रहेगी कि
कि अभी भी डिफरेंस उतना ही है। पर इक्विटी में क्या होगा, इसको 90 रुपए दिए जाएंगे ताकि ये भी 100 हो जाए, इसको 80 रुपए दिए जाएंगे ये भी 100 हो जाए, इसे 70, इसे 60, दिस इज कॉल्ड इक्विटी। तो इक्विटी और जो फ्रीडम जैसे कंसेप्ट है, इसको पार्लियामेंट जिम्मेवारी लेके वो ये करेगी। अगर नहीं कर रही है अगर ऐसा, तो यानी जिस पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इन्होंने पावर दी है वो फेल है। एट द एंड ऑफ हिज एसे उसने कहा द ट्रू रिलीजन इज टू लेट एवरीवन एंजॉय द बेनिफिट ऑफ द कॉमन लैंड। एक सच्चा धर्म वो होता है जो कि हर किसी को आज़ादी देके वो कॉमन लैंड का यूज कर सके, अपनी अपील जो है वो पहुंचा सके। द ऑनर ऑफ द क्राइस्ट एंड द रेस्टिट्यूशन ऑफ द लैंड शुड टेक द प्लेस इट वाज डिनाइड टू द कॉमन पीपल। और जिस तरह से जमीन को पूरा कंट्रोल कर रही है क्रॉमवेल गवर्नमेंट, ये तो किंगली और डार्क किंगली पावर है। जबकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसलिए लेके आए थे ताकि ये फीडबल कंसेप्ट हट सके और जो जमीन का जो फैक्टर है यानी वो आम लोगों को भी मिल सके, उनका भी हक हो, क्योंकि उन्होंने ही इस तरह की गवर्नमेंट को फॉर्म किया है। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल ऐसे है, बस बैकग्राउंड रीडिंग काफ़ी वो है, जैसे जैकोबियन, कैरोलाइन एज है ना, कैरोलिन एज, जैकोबियन एज और एलिजाबेथन एज, शेक्सपियरियन एज और इंग्लैंड का रिस्टोरेशन, और ये जो 4 कंसेप्ट है ये लिख देना पेपर में, कसम से बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और फाइनली स्पेशल थैंक्स सभी को। पर यार एक चीज़ है कि प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को, क्योंकि रिटर्निंग व्यूवर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और कई ऐसे ही देख देख के जा रहे हैं, ठीक है, वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे। एक बार क्रीम लेयर पे आ जाए ये चैनल तो बाकी लोगों का भी भला हो जाएगा, बाकी बच्चों का भी। तो यही है, तो मेन ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करो, क्योंकि वॉचिंग आवर्स की तो कोई वो नहीं है, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और फाइनली मैंने अभी स्टार्ट किया है, अगर पसंद आ रहा है तो यार प्लीज़ उसमें कर दो ना, हार्डली 1 सेकंड या 2 सेकंड का काम होता है। एक बार सिर्फ वो सब्सक्राइब भी तो करना होता है, इतना ह्यूमन सेक के लिए तो करना होता ही है ना। तो फाइनली थैंक यू एंड स्पेशल थैंक्स सभी को। बाकी इस चैनल के साथ कनेक्टेड रहना, यहाँ पे बहुत अच्छे रिसोर्सेज मिलेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और स्कॉलर पॉइंट ऑफ व्यू से। ये चैनल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अभी नहीं तो कल परसों आपको बाद में समझ अब वैसे भी आ ही जाएगा कि ये कितना ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू।